नमस्कार। इस वीडियो में हम नगरीकरण का अर्थ, उसकी परिभाषा, नगरीकरण के कारण और प्रभावों का अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि नगरीकरण क्या है। नगरीकरण की प्रक्रिया का सीधा संबंध नगर से है। नगरीकरण एक प्रक्रिया है जो प्रत्येक नगर, महानगर, राज्य और देश में अलग अलग तरीके से कार्य करती है, क्योंकि प्रत्येक नगर की प्रकृति समान नहीं होती है। इस प्रक्रिया को हम अलग अलग रूप में अलग अलग नगरों में देखते हैं। इस दृष्टिकोण से हम देखें कि विकसित, अर्धविकसित देशों में इस प्रक्रिया का अध्ययन करना आवश्यक है। विकासशील देशों में नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। नगरीकरण के कारण और परिणामों के विश्लेषण के आधार पर सरकार अनेक प्रकार की नगर की नीतियां बनाती है। उसमें हम नगर नियोजन को लेते हैं। आधुनिक समाज में नगरीकरण का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। नगरीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों के रूप में बदलने लगे हैं। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग नगरीय जीवन की विशेषताओं में हमें देखने को मिलता है। एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है कि नगरीकरण का तात्पर्य किसी क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या के बढ़ने से ही नहीं, बल्कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के सामाजिक और आर्थिक संबंधों में परिवर्तन होने लगता है। तो यहाँ हम समझें कि नगरीकरण जो है वो एक टू वे प्रोसेस है। गांवों का नगरों में बदलना और छोटे नगरों का विशाल नगरों में बदल जाना। तो इस प्रकार वी कॉल अर्बनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इनटू अर्बन एरियाज। इसी संदर्भ में नगरीकरण के संदर्भ में नेल्स एंडरसन ने कहा था कि अर्बनाइजेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन प्लेस ऑफ रेसिडेंस, दे बिकम अर्बन इन देयर वे ऑफ लाइफ. It also means that movement of the people from agriculture to non-agricultural works, which means they become industrial to their occupation. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बर्गेल ने भी लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलना या परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया का गांवों की जनसंख्या की आर्थिक संरचना पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जिस अनुपात में ग्रामीण जनसंख्या कम होती है, उसी अनुपात में नगरीय जनसंख्या बढ़ती है। यानी कि जब गांव के लोग शहरों की तरफ चले जाते हैं तो गांवों में जनसंख्या कम हो जाती है और जितने लोग शहरों में गए हैं उतनी जनसंख्या नगरों में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही नगरीकरण कहलाती है। इसी संदर्भ में एक परिभाषा और लेते हम फेयरचाइल्ड के अनुसार। फेयरचाइल्ड कहते हैं व्यक्तियों का नगरीय क्षेत्रों की ओर बढ़ना और नगरीय विशेषताओं में वृद्धि होना ही नगरीकरण है। नगरीकरण की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम 5 अवस्थाओं से इसकी उत्पत्ति को समझ सकते हैं। नगरीकरण 1800 के बाद में विश्व की नगरीय जनसंख्या और नगरीय केंद्रों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। जेपी गिब्स ने जनसंख्या केंद्रीकरण के विकास की 5 अवस्थाएं बतलाई थी। उसमें उन्होंने प्रथम स्तर में उन्होंने लिखा कि सबसे पहले नगरीय बस्ती का उद्भव होता है और इसमें नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर या तो ग्रामीण जनसंख्या के बराबर होती है या फिर उससे कम होती है। दूसरी अवस्था में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से ऊंची होती है। इस कारण गांव से नगर में प्रवास होता है। तीसरी अवस्था में गांव से नगर के प्रवास में बहुत अधिक वृद्धि होती है, अतः गांवों की जनसंख्या घटने लगती है। ध्यान दीजिए, तीसरी अवस्था में
गांव से नगर के प्रवास में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, अतः गांवों की जनसंख्या घटने लगती है। चौथी अवस्था, इस चतुर्थ अवस्था में महानगरों की आवश्यकताओं में कृत्रिमता बढ़ जाती है और उसमें विशिष्टीकरण आने लगता है। छोटे नगरों से लोग महानगरों में आते हैं और लघु नगरों की कीमत पर महानगरों में वृद्धि होती है। पांचवी अवस्था में हम देखें कि इस अवस्था में समान जनसंख्या वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि संचार और परिवहन के साधनों का बहुत अधिक विकास होने लग जाता है। अतः गांव और शहरों में दूरियां कम हो जाती है और शहरों में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से फिर वहां पर जनसंख्या का विकेंद्रीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार से नगरीकरण की प्रक्रिया की अनेक दिशाएं होती है। हम देखें कि वर्तमान में विश्व नगरीकरण की तीव्र गति के लिए कम विकसित देश अधिक जिम्मेदार है, जहां जो आज लगभग हम देखते हैं कि 75% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों में जनसंख्या का लगभग 2/3 या 3/4 भाग नगरीय है, परंतु नगरीकरण की दर बहुत धीमी है या उससे कमी होती जा रही है। अब हम नगरीकरण के कारण जानेंगे। ऐसे कौन से कारण हैं कि जिनकी वजह से नगरों का विकास हुआ है, नगरीकरण हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं जनसंख्या में वृद्धि। हम देखें कि आज निरंतर नगरों में जनसंख्या बढ़ रही है। 91 में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या का 25.72% हो गया था और इस प्रकार 81 से 91 के 10 वर्षों में नगरीय जनसंख्या 156.2 मिलियन से बढ़कर 217.18 मिलियन पर पहुंच गई थी, अर्थात 36.19% की दर से जनसंख्या बढ़ी। पिछले 20 वर्षों में ये जनसंख्या दुगनी हो गई है। अधिक विकसित राष्ट्र जो है वहाँ पर शहरों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम देखते हैं कि 1981 की जनगणना से जो हमें आंकड़े मिले हैं, उनमें नगरीय जनसंख्या का कुल प्रतिशत 23.73 है, 23.73 है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि नगरों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और तेजी से बढ़ने के कारण नगरीकरण में वृद्धि हुई है। दूसरा हम इसमें पॉइंट लेते हैं औद्योगिकरण। नगरीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण और तकनीकी विकास, इनकी वजह से जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ी है। विज्ञान ने अनेक प्रकार की मशीनों का आविष्कार किया है और आज हम देखते हैं कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मिलों में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में उत्पादन का कार्य मशीनों से और नई तकनीकी से किया जाता है। जब मशीनों से कार्य किया जाता है तो उस समय औद्योगिकरण और तकनीकी विकास ये ही नगरीकरण को जन्म देते हैं। आज हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे छोटे छोटे नगरों में उद्योगों का विकास हो रहा है। तो औद्योगिकरण की इसी गति ने नगरीकरण को बहुत बढ़ाया है और उसको नए आयाम भी दिए हैं। अगला हम इसमें पॉइंट देते हैं आवागमन के साधनों का विकास। नगरीकरण के विकास में हमारा ये भी पॉइंट है कि आवागमन के साधन भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। व्यापारीकरण हुआ, बाजार और विभिन्न प्रकार के मंडियों का विकास हुआ। आवागमन के साधनों के अभाव में ये संभव नहीं था। प्रौद्योगिक विकास ने हम देखते हैं कि आवागमन के साधनों में बहुत वृद्धि की है। अब हम जो है मात्र जल से या रेल से ही आते जाते नहीं हैं, बल्कि हम जो है हवाई जहाज़ से या पानी के विशाल जहाज़ों से या ट्रकों से भी हम आना जाना शुरू करते हैं। तो जितना अधिक आवागमन के साधनों में वृद्धि हुई है, उतना ही अधिक नगरों का विकास हुआ है।
कच्चे और तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बड़े बड़े यातायात के साधनों का विकास हुआ है। टेलीफोन, मोबाइल की सुविधाओं ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी है। इन साधनों ने नगरों को जो है व्यापार का केंद्र बनाया और बड़े बड़े बाजारों की स्थापना की है। तो इस प्रकार से छोटे बड़े उद्योगों को नगरों को विकास करने में सहायता मिली है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा उपयुक्त जलवायु। वास्तव में हम देखें कि भारत जो है जलवायु की दृष्टि से एक बहुत बढ़िया देश है। प्रकृति ने इसे बहुत ही सुंदर वातावरण दिया है और महान बनाया है। पूरे भारत में नदियों का बहना, खनिज के भंडार, ऊंचे ऊंचे पर्वत यहाँ की बहुत बड़ी संपत्ति है। यहाँ की भूमि भी बहुत ही उपजाऊ है। नदियाँ और समुद्र के किनारे बहुत बड़े बड़े नगर स्थापित हुए हैं, जिनकी नींव हजारों वर्ष पूर्व पड़ चुकी थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहाँ की जलवायु उचित हो, अच्छी जलवायु हो, जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज़्यादा उत्पादन करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़े, आवागमन के साधन बहुत अच्छे हो, वहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं और वही जगह नगरों का रूप धारण कर लेती है। अगला पॉइंट है जीविका उपार्जन के केंद्र। नगर जो है वो जीविका उपार्जन के केंद्र है। ग्रामीण समाज में चूंकि कृषि से संबंधित कार्य ही होते हैं और वर्ष भर वो कृषि से ही जुड़ा हुआ रहता है, जबकि नगरों के अंदर जीविका उपार्जन के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं। व्यक्ति वहाँ सरलता से कोई न कोई कार्य ढूंढ ही लेता है और अपनी इच्छा के अनुसार वो कार्य करता रहता है। उसे छोटा बड़ा कार्य तो आसानी से मिल ही जाता है और वो अपने घर का खर्चा चला सकता है। गाँवों में रोजगार प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह से कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं होते हैं और रोजगार के कोई विशेष साधन नहीं होते हैं। तो नगर जो है वो जीविका उपार्जन के साधन है, जीविका उपार्जन के केंद्र है। इसलिए ग्रामीण व्यक्ति या अन्य व्यक्ति जो है वो रोजगार प्राप्ति के लिए गांवों से नगर की तरफ आ जाता है। शिक्षा के केंद्र भी नगरों के विकास के कारण है। नगरों में बहुत बढ़िया बढ़िया शिक्षाओं के केंद्र हमें दिखाई देते हैं। कस्बों से, गांवों से पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स शहरों में आते हैं और यहाँ पर वो अच्छी पढ़ाई करते हैं। अलग अलग प्रकार की उनको शिक्षा यहाँ आसानी से प्राप्त हो जाती है, भले ही उन्हें कितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े। किसी भी कीमत पर वो अपने गांव को लौटना नहीं चाहते हैं। यहाँ उन्हें चाहे कितनी भी कठिनाई हो, कितना भी उनको यातनाएं सहन करनी पड़े, लेकिन वो यहाँ पर ही रहते हैं, क्योंकि नगरों में वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो बालक या उनके माता पिता चाहते हैं। तो इस प्रकार से नगरों के अंदर शिक्षा बहुत अच्छी होती है। तमाम प्रकार की शिक्षा से संबंधित विभिन्न सुविधाएं भी यहाँ उनको प्राप्त हो जाती है और तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा या अन्य किसी भी प्रकार की वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जिस किसी भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, वो यहाँ आसानी से चले जाते हैं। तो इस प्रकार नगरों में शिक्षा का प्रचार और प्रसार बहुत ज़्यादा है और यहाँ की रंग बिरंगी दुनिया भी व्यक्ति को बहुत सरलता से बाहर नहीं जाने देती है। नगरीय जीवन का आकर्षण जो है व्यक्ति को नगर आने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नगर शिक्षा के केंद्र होते हैं, इसलिए भी यहाँ नगरीकरण होता है। अगला हम लेते हैं इसमें राजनीति के केंद्र। नगर जो है राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र स्थल होते हैं। यहाँ महानगरों में महानगर में ही राजधानियाँ होती है। यहाँ मंत्री, विधायक, सांसद रहते हैं। यहाँ पर सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों रहते हैं और इनके कार्यालय भी यहीं होते हैं। तो राजधानियाँ जो है नगरीकरण का माध्यम रही है।
हम पुराना इतिहास देखें तो इससे भी पता चलेगा हमें कि जहाँ जहाँ पर राजधानियाँ थी वहाँ वहाँ पर नगरों का विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जब बड़े बड़े मंत्री विधायक रहते हैं और तमाम प्रकार की अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए उनको सुविधाएं देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से राजधानियों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। राजनीतिक सुविधा, सुरक्षा, जीविकोपार्जन और उन्नति प्रगति के ये केंद्र होते हैं, तो इसलिए यहाँ व्यक्ति बसना चाहता है। तो नगरीय राजनीति के केंद्र भी जो है वो नगरीकरण का मुख्य कारण है। अगला पॉइंट हम इसमें लेते हैं नगरीय सुविधाओं का आकर्षण। नगर में बहुत सारी सुविधाएं होती है। यहाँ की भौतिक सुख सुविधाएं बच्चों को आकर्षित करती है, जबकि हम देखते हैं कि गांव असुविधाओं के केंद्र होते हैं। ग्रामीणों को जहाँ मुख्य आवश्यकताएं भी ग्रामों में प्राप्त नहीं होती है, अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें गांव से शहर की तरफ आना पड़ता है। विशेषकर हम देखें कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए या फिर मेडिकल सुविधा प्राप्त करने के लिए उन्हें शहरों पर निर्भर होना पड़ता है। कई बार तो हम देखते हैं कि उचित इलाज न मिलने पर व्यक्ति की गांवों में मृत्यु हो जाती है या उनका इलाज नहीं हो पाता है। वहाँ कोई अच्छी दवाई और चिकित्सालय भी नहीं होते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि नगरों के अंदर ये तमाम प्रकार की सुविधाएं होती है और इन सुविधाओं के कारण जो है ग्रामीण व्यक्ति नगर में रहने लगते हैं और नगर में संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये कहते हैं कि नगरीय सुविधाएं व्यक्तियों को आकर्षित करती है। यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, असंख्य संस्थाएं, संघ, समितियाँ होती है जो किसी न किसी रूप में समाज सेवा का कार्य करती है और ये सुविधाएं जो है व्यक्ति को आकर्षित करती है। तमाम प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं और यहाँ पे अनेक प्रकार की लुभावनी और आकर्षण की वस्तुएं दिखाई देती है, जिससे ग्रामीण व्यक्ति नगर में आने के लिए विवश हो जाता है और यहीं आकर वो बस जाता है। तो इस प्रकार से नगरीय सुविधाएं भी नगरीकरण का एक मुख्य कारण है। अगला पॉइंट हम इसमें लेते हैं मनोरंजन के केंद्र। गांवों में हम देखते हैं कि मनुष्य के पास मनोरंजन के लिए कुछ भी साधन नहीं है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं कि ग्रामीण व्यक्ति चौपाल पर बैठकर गीत गा लेते हैं, भजन गा लेते हैं या मंदिर वगैरह चले जाते हैं या आसपास छोटा छोटा स्थल होता है, लेकिन वो भी इतना विकसित नहीं होता है। तो इस तरह से मनोरंजन वहाँ पूर्ण रूप से नहीं होता है। जब ग्रामीण व्यक्ति नगरों के अंदर आकर देखते हैं कि यहाँ इस प्रकार के बहुत सारी सुविधाएं हैं और मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं, तो वो उनसे प्रभावित होते हैं। बहुत अच्छे पार्क हम देखते हैं, यहाँ पर चिड़ियाघर होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, मनोरंजन के स्थल होते हैं, बढ़िया वाटर पार्क होता है जिसे बार बार बच्चों को देखने का मन करता है और ग्रामीण व्यक्ति जो है वो अपने ग्रामों से ऊब कर नगरों में स्थायी रूप से रहने लग जाता है। तो इस प्रकार से मनोरंजन के केंद्र भी नगर होते हैं और यह भी एक नगरीकरण का कारण है। अगला पॉइंट हम इसमें लेते हैं आर्थिक स्तर में वृद्धि हेतु। नगर व्यापार के केंद्र है, वहाँ जीविका उपार्जन करने के बहुत सारे विकल्प होते हैं और नगर में जो है अपनी आर्थिक स्थिति को व्यक्ति सुधार लेता है। निम्न स्तर का व्यक्ति भी बहुत अधिक जब मेहनत करता है और उसके पास योग्यता होती है तो वो अच्छा कार्य करके अपने स्तर को ऊंचा कर लेता है, बढ़ा लेता है और अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति भी यहाँ पर उसकी हो जाती है। जो व्यक्ति धनी होता है वो और अधिक संपन्न होने का सपना देखता है और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो नगरों में विभिन्न प्रकार के व्यापार धंधे करते हैं, नौकरी करता है और दिन भर मेहनत करके अपने आर्थिक स्तर में सुधार करता है। यहाँ हम देखते हैं कि दिन में भी व्यक्ति ड्यूटी पर जाता है और रात को भी व्यक्ति काम करता है। तो दोनों तरीके से हम देखें कि दिन और रात मेहनत करके वो अपने आर्थिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाना
चाहता है। तो आर्थिक स्तर भी नगरीकरण में वृद्धि का एक कारण है। इस प्रकार से हमने नगरीकरण के कारण पढ़े हैं और शायद आप सभी को समझ में आ ही गए होंगे। अब हम लेते हैं नगरीकरण के प्रभाव। जब नगरीकरण हुआ तो नगरीकरण से कौन कौन प्रभावित हुआ है, हमारे समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, हम इसका अध्ययन करेंगे। वैसे हम देखें कि भारत में नगरीकरण और ग्रामीणीकरण का स्वरूप पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है। पश्चिमी देशों में नगरीकरण के कारण ग्रामीण जनसंख्या में तेजी से गिरावट आई, जबकि भारत में ऐसा संभव नहीं था। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अभी भी बहुत ऊंचा है। अधिकांश पश्चिमी देशों में केवल 10 से 15% जनसंख्या ग्रामीण ही है और हम देखते हैं कि वहाँ पारंपरिक जीवन शैली के कारण कुल जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। लेकिन आज भारत के अंदर बहुत अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है, वो ग्राम से शहरों की तरफ आती रहती है। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इन सब के कारण जो है नगरों पर कहाँ पर हमारी संस्थाएं प्रभावित हुई है। नगरीकरण ने समाज को बहुत अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा हो। तो हम सबसे पहले इसमें लेते हैं नगरीकरण के प्रभाव में आर्थिक प्रभाव। आर्थिक रूप से हमारी संस्थाएं कहाँ तक प्रभावित हुई है। तो सबसे पहले इसमें लेंगे हम व्यवसाय में वृद्धि। नगर व्यवसाय और उद्योगों का केंद्र स्थल है। यहाँ पर जीविकोपार्जन के बहुत साधन हैं। व्यक्ति यहाँ नौकरी करता है और व्यवसाय भी करता है। यहाँ उसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय को बढ़ावा देना है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ वस्तु का उत्पादन होता है तो इसके उपभोग भी वो ही करते हैं। तो इस प्रकार से नगरीकरण का प्रभाव हम देखते हैं कि आर्थिक संस्थाओं पर पड़ा है। व्यवसाय में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और प्रगति हुई है। दूसरा हम इसमें पॉइंट लेते हैं आर्थिक उतार चढ़ाव। नगरों के अंदर हम देखते हैं कि धन ही जीवन होता है। रुपए जो है वो उसके चारों ओर घूमते हैं और प्रातः से लेकर रात तक व्यक्ति काम करता रहता है। अधिक से अधिक धन वो कमाना चाहता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि अधिक धन कमाने के चक्कर में वो कई बार ऐसे कार्य भी कर लेता है कि जिससे ऊपर से वो नीचे की तरफ आ जाता है। नगर जो है वो सट्टेबाजों के केंद्र होते हैं। यहाँ व्यापारी क्षण भर में कभी तो राजा बन जाता है और कभी रंक बन जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नगरों में बेईमानी होती है, कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिलता है, बेरोजगारी बढ़ती है, आर्थिक अपराध में भी वृद्धि होती है। तो इस तरह से व्यवसाय में अधिक उतार चढ़ाव होता है और यही उतार चढ़ाव होने के कारण व्यापारी बहुत अधिक भ्रष्ट भी हो जाते हैं। कभी तो उनका आर्थिक स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है और कभी बहुत निम्न हो जाता है। तो नगरीकरण के कारण ये भी देखते हैं हम कि आर्थिक संस्थाएं इससे बहुत अधिक प्रभावित हुई है। अगला पॉइंट इसमें लेते हैं उत्पादन और विस्तृत बाजार। नगरीकरण से हम देखते हैं कि उत्पादन का बहुत अधिक विस्तार हुआ है और नगरों में बड़े बड़े बाजार भी उपलब्ध हुए हैं। व्यापारियों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक उत्पादन करना होता है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है। तो इसलिए वो बाजारों का बहुत अधिक विस्तार करते हैं जिससे कि उनके माल की अधिक से अधिक खपत हो सके और उनका माल बिक सके। अगला पॉइंट हम लेते हैं असमानताओं के केंद्र। नगर जो है वो नगरीकरण के कारण जो है नगर में बहुत अधिक असमानताएं दिखाई देती है। यहाँ हम देखते हैं कि नगरों में बहुत ही अलग अलग तरीके से व्यक्ति असमानताएं हमें असमान रहते हैं। असमानताओं के केंद्र है। यहाँ बहुत व्यक्ति ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में, बड़े बड़े फ्लैट्स में, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ गंदी बस्तियाँ होती है, बहुत गरीब लोग होते हैं जो इन मलिन बस्तियों में रहते हैं। उनके अनुकूल उनको वातावरण नहीं मिलता है। लाखों व्यक्ति
बहुत कठोर मेहनत करते हैं और फिर भी उनको बहुत अधिक पैसा प्राप्त नहीं होता है। और कुछ व्यक्ति नगर में ऐसा होते हैं कि वो बहुत कम मेहनत करते हैं, घर बैठे ही फ़ोन करते हैं या कॉल करते हैं तो उनके पास में बहुत अधिक पैसा आ जाता है। कहीं पर एक व्यक्ति 20-20 कमरों वाले मकान में रहते हैं और कहीं ऐसा होता है कि एक ही कमरे के अंदर 20-20 लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति गाड़ियों में घूमते हैं, 4 व्हीलर में चलते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको पहनने के लिए शरीर पर कपड़े भी नहीं होते हैं। यहाँ गरीबी, बेकारी, भूखमरी और चिकित्सा के अभाव में व्यक्ति मरता हुआ दिखाई देता है, और जो अमीर व्यक्ति है वो अपना मुंह फेर कर चला जाता है, क्योंकि उनके जीवन में हम देखते हैं कि धन का ही महत्व है, व्यक्ति का महत्व नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नगरीकरण का प्रभाव समाज पर बहुत अधिक पड़ा है, आर्थिक संस्थाओं पर बहुत अधिक पड़ा है। शोषण करना उसका सबसे बड़ा धर्म हो गया है। यहाँ पर शोषक और शोषित 2 प्रकार के वर्ग हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार नगर जो है वो असमानताओं के केंद्र है। अब हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि नगरीकरण के क्या सामाजिक प्रभाव है। अभी तक हमने देखा था कि आर्थिक संस्थाओं पर नगरीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सामाजिक संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या सामाजिक प्रभाव नगरीकरण के हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर संयुक्त परिवार का विघटन। परिवार पर सबसे ज़्यादा नगरीकरण का प्रभाव पड़ा है। हमारे देश के अंदर जहाँ संयुक्त परिवार थे, वो यहाँ की शोभा थे, वो परिवार टूट गए हैं। अब जो है एकाकी परिवार हमें दिखाई देते हैं। ग्रामीण समाज में जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी है, उसी अनुपात में वहाँ जीविका के साधनों में वृद्धि नहीं हो पाई, इसलिए लोग जो है वो ग्रामों को छोड़कर नगरों की तरफ आने लगे और नगरों में रहने लगे। तो इस कारण से संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है। तो संयुक्त परिवार को बहुत अधिक प्रभावित किया है। आज हमें जो है गांवों में तो संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं, लेकिन नगरों में एकाकी परिवार। तो धीरे धीरे जो है नगरीकरण ने संयुक्त परिवार को प्रभावित किया है और इस कारण से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। दूसरा हम लेते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन। नगर चूंकि विभिन्न संस्कृतियों के केंद्र होते हैं, विभिन्न संस्कृतियों का यहाँ हम देखें कि धर्म, जाति, संप्रदाय आदि व्यक्ति यहाँ साथ साथ रहते हैं, जिनका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। यहाँ व्यक्ति पर भाषा, उसकी वेशभूषा, खान पान का, रहन सहन का आदि का प्रभाव हमें दिखाई देता है। जैसे हम देखें कि बॉम्बे के अंदर विभिन्न जाति और धर्म के लोग हमें दिखाई देते हैं और वहाँ पर सभी प्रकार की संस्कृति वाले लोग भी हमें दिखाई देते हैं। हम बॉम्बे के अंदर देखें कि बिहार से या फिर साउथ से या गुजरात से सभी प्रकार की संस्कृति वाले लोग हमको वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में अलग अलग लोग आने से उनके मूल्यों में हमें परिवर्तन दिखाई देता है। चूँकि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता है और उनके जो परंपरावादी सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य होते हैं वो धीरे धीरे बदल जाते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में व्यक्ति जब लगा हुआ होता है तो अपने परंपरागत मूल्यों और परंपराओं को वो ध्यान में नहीं रखता है, उसे वर्तमान में जो अच्छा लग रहा है उसका वो पालन करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक संपर्कों का विस्तार भी हुआ है और हमारे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में भी परिवर्तन आया है। आज हमारी संस्कृति भौतिकवादी संस्कृति बन गई है जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अगला पॉइंट हम इसमें लेते हैं धार्मिक संस्थाओं का ह्रास, धार्मिक संस्थाओं में कमी। हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में धार्मिक संस्थाएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, धर्म की मान्यताएं टूटती जा रही है। एक व्यक्ति सुबह से अपने कारखाने में जाता है, ऑफिस में जाता है, जहाँ पर विभिन्न जाति और धर्म के लोग साथ साथ कार्य करते हैं, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और एक ही मोहल्ले और कॉलोनी में
रहते हैं। तो यहाँ पर जो है धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक कट्टरता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब व्यक्ति अपनी रूढ़ियों से नहीं जुड़ना चाहता है और अंधविश्वासों को नहीं अपनाता है, बल्कि वो ये देखता है कि उसकी अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो इस प्रकार से धार्मिक संस्थाओं से संबंधित मूल्य जो है वो धीरे धीरे अब खत्म होते जा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में मंदिर वगैरह भी बहुत दूर होते हैं, जहाँ व्यक्ति दर्शन करने के लिए भी नहीं जा सकता है। जब तीज त्योहार या कोई विशेष उत्सव होते हैं तो वो घर पर ही इनका आनंद ले लेता है, या फिर औपचारिक रूप से कभी कभी वो चला जाता है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि गांवों जैसा नगरों के अंदर नहीं होता है। हमारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो हमारे धार्मिक संस्थाओं से व्यक्ति का जो विकास होता था, आज हमें उन संस्थाओं में परिवर्तन होते दिखाई दे रहा है। वो संस्थाएं धीरे धीरे शिथिल होती जा रही है। अगला हम लेते हैं कि नगरीकरण का जो है परिवार पर भी प्रभाव पड़ा है। पारिवारिक नियंत्रण में भी कमी आई है। चूँकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है। तो संयुक्त परिवार जो है वो बच्चों पर, परिवार के सदस्यों पर कंट्रोल करता था, लेकिन आज संयुक्त परिवार का विघटन होने से एकाकी परिवारों की स्थापना हुई है। और एकाकी परिवारों में भी हम देखते हैं कि पति और पत्नी, ध्यान दीजिए, एकाकी परिवारों में भी आजकल पति और पत्नी दोनों आर्थिक कार्य करने हेतु घर से बाहर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों पर या अन्य सदस्यों पर नियंत्रण करने वाला कोई रहता नहीं है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक समय में परिवार अपने बच्चों पर, परिवार के अन्य सदस्यों पर जो नियंत्रण करते थे, आज धीरे धीरे वो कम हो गए हैं। व्यक्तियों को इतनी फुर्सत ही नहीं होती है। अगला पॉइंट हम लेते हैं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। वास्तव में हम देखें कि नगर में सामाजिक संबंध बहुत कुछ औपचारिक होते हैं। यहाँ किसी को किसी से लगाव नहीं होता है, सभी अपने स्वार्थवादी भावनाओं से घिरे हुए होते हैं। यहाँ हर व्यक्तियों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं और अपने स्वार्थ है। यहाँ के संबंध जो होते हैं वो दो अनजान व्यक्तियों की तरह, दो अनजान यात्रियों की तरह होते हैं, जो साथ साथ चलते हैं, यात्रा करते हैं, खाते पीते हैं, और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह पुनः अपने घर पर चले जाते हैं, वापस से वो अनजान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि नगरों का जो कल्चर है वो एक ऐसा है कि वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। चाहे वो हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है इसकी भी जानकारी हमको नहीं होती है। हाय और हेलो तक के ही संबंध होते हैं। यहाँ इन संबंधों में हमें बहुत अधिक दिखावा दिखाई देता है, औपचारिकता अधिक होती है, एक दूसरे के प्रति लगाव कम होता है, प्यार मोहब्बत कम होती है, अपनापन कम होता है। मात्र औपचारिक संबंध होते हैं। औपचारिक संबंध होते हैं तो व्यक्ति यहाँ पर एक दूसरे के घर भी इतने आसानी से नहीं जाता है। ग्रामों में तो क्या होता है कि व्यक्ति बिना बताए भी किसी दूसरे के यहाँ पर चले जाते हैं और उनका उतना ही आदर सत्कार किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि नगरों के अंदर बिना बुलाए या बिना अपॉइंटमेंट के कोई व्यक्ति जाता ही नहीं है। पहले उन्हें वहाँ अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर उनसे जाकर वो मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिक संबंधों में बहुत अधिक परिवर्तन आया है। यहाँ के संबंध जो है अब औपचारिक हो गए हैं। तो इस प्रकार से संबंधों को जो है नगरीकरण ने प्रभावित किया है। दूसरा अगला इसमें हम पॉइंट लेते हैं सहिष्णुता। चूँकि नगर जो है वो सुविधाओं और समस्याओं के केंद्र स्थल है। यहाँ भीड़ में व्यक्ति अकेला रहता है और बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना अकेले ही करता है। सुख दुख धूप छांव की तरह यहाँ साथ साथ रहते हैं और इस कारण से व्यक्ति सहनशील हो जाता है। उसे ये लगता है कि अब मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो तमाम प्रकार की असुविधाओं को वो अकेले ही सहन करता रहता है। तो इस प्रकार से सहिष्णुता भी यहाँ पर पाई जाती है। अगला पॉइंट हम लेते हैं महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। नगरीय क्षेत्रों में हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं तो संयुक्त परिवार की दास हुआ करती थी, उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं होती थी, अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती थी। लेकिन नगरों में इसके ठीक विपरीत है।
नगरों में हम देखते हैं कि महिलाएं यहाँ पर स्वावलंबी बन गई है। छोटे से लेकर बड़े बड़े कार्य जो है अब महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। अब वह अपने पतियों पर निर्भर नहीं होती है, चूँकि आर्थिक रूप से सक्षम होती है, स्वावलंबी होती है, तो इसलिए उनको किसी दूसरे पर निर्भर रहना नहीं पड़ता है। अब वो घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है, घर से बाहर निकलकर वो अपने समाज में अपनी स्थिति उसने बनाई है, अपने आप को प्रगतिशील बनाया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नगरों में जो है प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह भी होने लगे हैं और इसी कारण से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। जहाँ पहले ग्रामों के अंदर महिलाओं की स्थिति निम्न थी, वहाँ शहरों में हमें इनकी स्थिति उच्च दिखाई देती है। अगला इसमें हम पॉइंट लेते हैं मनोरंजन का व्यापारीकरण। नगरों में मनोरंजन का क्रय होता है और विक्रय होता है। व्यक्ति यहाँ जितना खर्च करता है उसी अनुपात में उसे मनोरंजन प्राप्त करता है। यहाँ खर्चे भी बहुत ज़्यादा है और मनोरंजन भी उसी हिसाब से करता है। व्यक्ति की आय भी, जिन व्यक्तियों की आय बहुत ज़्यादा है वो खर्चे भी उसी अनुपात में करता है। गाँवों में तो व्यक्ति बहुत जल्दी पैसा खर्च नहीं करता, मनोरंजन के लिए बहुत जल्दी बाहर नहीं निकलता, लेकिन हम देखते हैं कि नगरों की यह संस्कृति है कि हर वीकेंड पे बाहर खाना खाना, घूमने के लिए जाना, होटलों में, क्लबों में, रेस्तरां में, सर्कस, सिनेमाघर आदि इसके उदाहरण हैं। नगरों में मनोरंजन का व्यापारीकरण हो गया है। यहाँ पे यदि हमें मनोरंजन करना है तो पहले पैसे देना पड़ेंगे, खर्चा करना पड़ेगा और फिर मनोरंजन किया जाएगा। हम देखते हैं कि क्रिकेट वगैरह देखना है या पिक्चर वगैरह देखना है तो पहले हम टिकट लेंगे और फिर मनोरंजन करेंगे, जबकि ग्रामों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ हम देखते हैं कि नगर जो है वह व्यापारिक मनोरंजनों के केंद्र है। व्यापारीकरण यहाँ पर हो चुका है। इसका प्रभाव हमें यहाँ के युवक युवतियों पर दिखाई देता है। नगरीकरण का राजनीतिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा है। हम इसे दो तरीके से देखते हैं। पहला लेते हैं हम राजनीतिक जागरूकता। ग्रामीण व्यक्ति देश और संसार की राजनीतिक गतिविधियों से बिल्कुल अनजान रहता है। उसे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, राजनीतिक जागरूकता नहीं रहती है। लेकिन शहरों में ऐसा होता है कि व्यक्ति राजनीति के प्रति भी सचेत रहता है, जागरूक रहता है। यहाँ उसका मुख्य कारण नगरों का वातावरण है। नगर में व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्यों से परिचित होता है और इस कारण से वो विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता है। अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए हम देखते हैं कि नगरों में वो संघर्ष करता है और इस प्रकार से नगरों में लोगों को बहुत अधिक राजनीति के प्रति रुचि होती है और जागरूकता भी रहती है। छोटी छोटी बातों को लेकर वो जुलूस निकालते हैं, हड़ताल करते हैं, तालाबंदी करते हैं और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। अन्याय वो बिल्कुल सहन नहीं करते हैं। राजनीतिक जागरूकता का ये सब परिणाम है। ग्रामों में ऐसा नहीं होता है। ग्रामों में तो व्यक्ति उदासीन रहते हैं, अपने अधिकारों के प्रति उन्हें पता भी नहीं होता है। पर हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि नगर के व्यक्ति जो है बहुत अधिक साक्षर होते हैं और अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो यह भी एक कारण है। दूसरा हम इसमें पॉइंट लेते हैं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता। ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट है इसमें राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता। नगर के व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में खुले रूप से भाग लेते हैं और देश के निर्माण में नगरवासी बहुत अधिक सक्रिय भी होते हैं। वो अपने क्षेत्रीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर विभिन्न समस्याओं का समाधान भी करते हैं। यहाँ बहुत सारे उनके यूनियंस होते हैं, उन यूनियंस के माध्यम से वो अपनी समस्याओं को दूर करते हैं। एक और बात यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पुरुषों के साथ महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती है। हम देखते हैं कि महिलाएं यहाँ विधायक है, सांसद है और मंत्री है। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी जो है पुरुषों के साथ महिलाओं की सक्रियता हमको दिखाई देती है। नगरीकरण का जाति पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जाति व्यवस्था पर नगरीकरण के प्रभाव को हम देखते हैं
सबसे पहले हम लेते हैं इसमें अस्पृश्यता की भावना में कमी। चूँकि नगर प्रगतिशील होते हैं, यहाँ खुला वातावरण होता है, यहाँ जाति व्यवस्था नहीं बल्कि वर्ग व्यवस्था रहती है, और औद्योगिकरण ने तो जो है वो जाति व्यवस्था को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। जातिवाद की भावना भी यहाँ पर धीरे धीरे ख़त्म होती, अस्पृश्यता की भावना भी यहाँ पर धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। आज हम देखते हैं कि सभी जातियों के लोग यहाँ पर एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात और संदेश वाहन के साथ यातायात के साधनों में एक साथ बैठते हैं, एक ही मोहल्ले में एक ही कॉलोनी में रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ भागीदार बनते हैं। तो इस तरह से नगरों में जो है अस्पृश्यता की भावना धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नगरों में आज ग्रामों जैसी छुआछूत की और भेदभाव की भावना नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जाति का कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति को यहाँ अपने काम से मतलब होता है और उसका काम पूरा हुआ कि वो अपने घर चला जाता है। अगला पॉइंट है परंपरागत कार्यों में परिवर्तन। नगरीकरण का प्रभाव हम देखते हैं कि परंपरागत कार्यों में काफ़ी बदलाव आया है। नगर का वातावरण बहुत अधिक प्रगतिशील होता है। व्यक्ति यहाँ परंपरागत कार्यों को त्यागता जा रहा है। यह आवश्यक नहीं है कि नगर में व्यक्ति अपने परंपरागत व्यवसाय को करे। मान लीजिए कि कोई धोबी है या कोई बढ़ई का कार्य कर रहे हैं, तो उस पिता यदि ये कार्य कर रहे हैं तो बच्चे भी उनका वही कार्य करें। वो अपने कार्यों में बदलाव लाते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से नगर में हम देखते हैं कि व्यक्ति अपनी योग्यताओं से, अपनी कार्य कुशलताओं से अपने समाज में पद को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से परंपरागत कार्यों में भी परिवर्तन हमें दिखाई देता है। गांवों में तो व्यक्ति आज भी हम देखते हैं कि यदि पिता कपड़े की दुकान पर बैठता है तो उसका बच्चा भी, उसका बालक भी जो है कपड़े की दुकान पर ही बैठने लगता है, मतलब पुश्तैनी कार्य वो करते रहते हैं। अगला पॉइंट हम इसमें लेते हैं धर्म और संस्कृति में परिवर्तन। नगरीकरण का प्रभाव देखते हैं हम कि धर्म और संस्कृति पर पड़ा है। व्यक्ति अपनी जाति से संबंधित संस्कारों और धर्म का पालन करे ऐसा जरूरी नहीं है। उसे जिस समय जो उचित लगता है, उसके पास समय है करने के लिए कुछ है, तो फिर वो अपने संस्कृति का और अपने धर्म का पालन करता है। ये उसको आवश्यक नहीं समझता है। हम देखते हैं कि ग्रामों में तो आज भी त्योहारों को, उत्सवों को उन्हीं पुरानी परंपराओं से मनाए जाते हैं और पूरे किए जाते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। कोई सा भी धर्म अपना सकता है और कोई सा भी संस्कार अपना सकता है। अपने संस्कारों को और धर्म को पूरा करने के लिए उसको कोई विवश भी नहीं करता है। हम देखें कि वास्तव में नगर में व्यक्ति इतना अधिक प्रगतिशील हो गया है कि वो रूढ़िवादी धर्म और जातिगत संस्कारों को छोड़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धर्म और संस्कृति में नगरीकरण के प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। यहाँ इनमें परिवर्तन आया है, धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों में कमी हुई है। अगला पॉइंट है अंतरजातीय विवाह। औद्योगिकरण ने युवक और युवतियों को जहाँ साथ साथ कार्य करने के अवसर दिए हैं, वहाँ व्यक्ति जो है एक दूसरे के संपर्क में आए हैं और एक दूसरे को समझने का उनको अवसर भी मिला है। तो इस प्रकार से साथ साथ कार्य करने के कारण, वो एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण वो एक दूसरे से प्रभावित हुए हैं और विवाह भी करने लगे हैं। यहाँ नगरों में चूँकि जाति की कोई समस्या नहीं है, यदि उनकी इच्छा है, लड़कों की, युवकों की इच्छा है, युवतियों की इच्छा है, तो वह वहाँ अपनी इच्छा से विवाह कर सकती है। उन्हें जो पसंद आ जाए तो उससे वो विवाह कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नगर में अंतरजातीय विवाह की दर में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है कि नगरीकरण का प्रभाव समाज पर व्यापक रूप से आया है। नगरीकरण से समाज का विकास भी हुआ है और समाज को नुकसान भी हुआ है। विघटनकारी प्रवृत्तियां भी यहाँ पर जन्मी हैं। जैसे हम लेते हैं मलिन बस्तियाँ, बेरोजगारी, है ना, दुर्घटनाएं
और बहुत अधिक भ्रष्टाचार और अनैतिकता, अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, है ना, ये सब भी जो है समस्याएं आज हमें नगरों के अंदर दिखाई देती है। ग्रामों में तो इस प्रकार की समस्या हमें बहुत कम दिखाई देती है। नगरों के अंदर हम देखते हैं कि दिन दहाड़े यहाँ चोरियाँ हो जाती है, रेप होते हैं, व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में पढ़ा कि नगरीकरण के कौन कौन से कारण हैं और नगरीकरण के प्रभाव क्या है। तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। धन्यवाद।